ऑफिस के बड़े हॉल में तमाम मुलाजमीन अपनी अपनी जगह बैठे काम में मसरूफ थे। अचानक सरियाब शाह के पर्सनल सेक्रेटरी ने बुलंद आवाज में कहा, आरिफ साहब, सर ने आपको अपने केबिन में बुलाया है। आवाज में गैर मामूली सख्ती थी। आरिफ ने फाइल मेज पर रखी और कदरे हैरान लहजे में बोला, अभी आ रहा हूँ। वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो सरियाब शाह अपनी कुर्सी पर टेक लगाए चेहरे पर एक सर्द मुस्कुराहट लिए बैठा था। मेज के सामने आते ही सरियाब ने फाइल बंद की और एक लम्हा भी जाया किए बगैर बोला, आरिफ साहब, आप पर इल्जाम है कि आपने हमारी कंपनी का अहम डेटा दूसरी कंपनी को बेचा है। आरिफ के कदम एक लम्हे को डगमगाए। सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी आवाज में लर्जिश थी। सरियाब ने कुर्सी से उठकर करीब आते हुए कहा, सबूत मेरे पास हैं। तुम जैसे लोग पैसों की लालच में ईमान बेच देते हैं। आरिफ की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैंने इस कंपनी के लिए दिन रात मेहनत की है। कभी सोच भी नहीं सकता ये सब गलत फहमी है। सरियाब ने तंजिया हंसी हंसते हुए कहा, गलत फहमी? मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं आरिफ। तुम्हें मैं अभी और इसी वक्त फारिग करता हूं। उसने बाहर खड़े मुलाजमीन को इशारा किया कि इनको फौरन ऑफिस से निकालो। दो वर्कर आगे बढ़े और आरिफ को बाजू पकड़कर बाहर लेकर जाने लगे। आरिफ ने एक लम्हे के लिए पीछे मुड़कर कहा, सर, आप मेरी इज्जत के टुकड़े कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका जवाब देगा। सरियाब ने बगैर किसी तासुर के कहा, चलो वक्त जाया न करो। पूरे ऑफिस के मुलाजमीन अपनी जगह से खड़े होकर ये तमाशा देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोले। आरिफ की नजरें झुक चुकी थी, मगर आंखों से बहने वाले आंसू उनके दिल की चीखें बता रहे थे। घर का दरवाजा खुला तो किरण अपनी किताबें मेज पर रखते हुए बोली, बाबा, आप इतनी जल्दी घर आ गए? लेकिन सामने वालिद को देखते ही वो ठिठक गई। उनके कपड़े बिखरे हुए, आंखें सुर्ख और चेहरा पसीने में तर था। बाबा, क्या हुआ? किरण ने आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिया। आरिफ ने जवाब देने के बजाय सोफे पर बैठते ही दोनों हाथों से चेहरा ढांप लिया। आंसू बेकाबू होकर गिरने लगे। किरण घबरा गई। बाबा, प्लीज बोले ना, क्या किसी ने कुछ कहा है आपको? उसकी माँ किचन से निकल कर आई, चेहरे पर फिक्र की लकीरें। क्या हुआ आरिफ? रो क्यों रहे? आरिफ ने कांपती आवाज में कहा, आज सरियाब शाह ने सबके सामने मेरी बेइज्जती की। इल्जाम लगा दिया कि मैंने कंपनी का डेटा बेचा और धक्के मार कर बाहर निकाल दिया। किरण की आंखों में गुस्से की बिजली कौंध गई। क्या उसने आप पर इल्जाम लगाया? बाबा, आप तो हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, ये सब झूठ है। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, बेटी, दुनिया में झूठ अक्सर सच से ऊंचा बोलता है, खासतौर पर जब बोलने वाला ताकतवर हो। किरण का दिल धक धक करने लगा। मैं उस सरियाब शाह को माफ नहीं करूंगी बाबा। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर कहूंगी कि आप बेकसूर हैं। उसकी माँ फौरन बीच में आ गई। किरण, ऐसी बात जबान पर भी मत लाना। वो लोग अमीर हैं, ताकतवर, उनके साथ झगड़ना अपने आप को आग में झोंकने के बराबर है। किरण ने गुस्से से कहा, माँ, अगर हम सच पर हैं तो डरना किस बात का? उसने मेरे बाबा की इज्जत को खाक में मिलाया। मैं खामोश नहीं रह सकती। माँ ने उसका बाजू पकड़कर कहा, बेटी, बदला लेने से तुम्हारे बाबा की इज्जत वापस नहीं आएगी, बल्कि कहीं कभी नहीं छोड़ेगा वो हमें। किरण के चेहरे पर जिद और दुख एक साथ छलकने लगे। माँ, आप चाहें तो खामोश रहें, लेकिन मैं नहीं रह सकती। आरिफ ने आहिस्ता से कहा, किरण, ये दुनिया तुम्हारे जज्बात पर नहीं चलती, ये पैसे और ताकत पर चलती है। किरण ने अपने बाप के झुके सर को देखा और उस लम्हे उसके अंदर कुछ टूट गया। बाबा, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की। आज मेरी एक बात मान लीजिए, मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं इसका जवाब दूं। आरिफ ने नजरें झुका ली। मैं तुम्हें अपने लिए खतरे में नहीं डाल सकता। घर में खामोशी फैल गई। बाहर बारिश होने लगी। खिड़की पर टपकती बूंदें जैसे किरण के दिल की धड़कन के साथ हम आहंग हो गई थी। बारिश की बूंदें अब तेज हो चुकी थी। कमरे में सर्द हवा दाखिल हो रही थी। किरण ने खिड़की बंद की और अपने कमरे में वापस जाकर बैग में कुछ जरूरी कागजात, मोबाइल और पर्स रखा। उसकी आंखों में एक ही मंजर बार बार घूम रहा था। ऑफिस में सबके सामने बाप की झुकी हुई गर्दन, कांपते हाथ और जरियाब शाह की वो तंजिया मुस्कुराहट। ये हिसाब तो चुकाना पड़ेगा जरियाब शाह, किरण ने खुद से कहा और लाइट बंद करके खामोशी से लेट गई। लेकिन नींद उस रात किरण की आंखों से कोसों दूर थी। दिल में बदले की आग और जहन में एक ही अर्ज, ये किस्सा खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हुआ है। सुबह के 9 बजे किरण ने अपना बैग कांधे पर डाला और कमरे से निकलते ही माँ को आवाज दी। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ। माँ ने चाय का कप रखते हुए कहा, बेटी, आज बारिश के बाद मौसम कुछ बोझल है, ध्यान से जाना। किरण ने नजरें चुराकर मुख्तसर जवाब दिया, जी माँ। दरवाजे के बाहर उसकी दोस्त हिना पहले ही रक्शे में बैठी इंतजार कर रही थी। किरण उसके साथ बैठते ही बोली, हम कॉलेज नहीं जा रहे। हिना ने हैरत से पूछा, तो फिर कहाँ जा रहे हैं? किरण ने आंखों में चमक लिए कहा, शाह इंटरप्राइजेस। हिना चौंकी, वही सरियाब शाह का ऑफिस? हाँ।
किरण ने मजबूत लहजे में कहा। वहीं से मेरे बाबा की बेइज्जती शुरू हुई थी, आज वहीं जाकर खत्म होगी। रिक्शा शहर की गहमा गहमी में से गुजरता हुआ शाह इंटरप्राइजेस की बुलंद दोबाला शीशे की इमारत के सामने रुक गया। इमारत के सामने सिक्योरिटी गार्ड, बड़ी बड़ी गाड़ियां और सड़क किनारे चंद रिपोर्टर अपने कैमरे संभाले खड़े थे। हिना ने बेचैन होकर कहा, किरण मुझे समझाओ तो सही, तुम यहाँ करने क्या आई हो? किरण ने मुस्कुराकर कहा, बस देखती जा। तकरीबन 15 मिनट बाद इमारत के मरकजी दरवाजे से ज़रियाब शाह निकला। गहरे नीले रंग का सूट, बटन बंद, संजीदा चेहरा और साथ उसका पर्सनल सेक्रेटरी। वो सीधा अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। किरण ने तेज कदमों से उसकी तरफ जाना शुरू किया। हिना ने पीछे से आवाज दी, किरण रुको, मगर किरण रुकने वाली नहीं थी। ज़रियाब अभी गाड़ी का दरवाजा खोल ही रहा था कि किरण ने बुलंद आवाज में कहा, ज़रियाब शाह तुम समझते क्या हो खुद को? आसपास खड़े रिपोर्टर्स फौरन माइक संभालकर उस सिमत दौड़ पड़े। ज़रियाब ने हल्का सा मुड़कर देखा, ये कौन है? उसने सेक्रेटरी से पूछा, मगर किरण ने खुद जवाब दिया, मैं वो बेटी हूं जिसके बाप की इज्जत तुमने सबके सामने तार तार की है। रिपोर्टर के कैमरे अब पूरी तरह इस मंजर पर फोकस थे। एक ने फौरन पूछा, मैडम आपका नाम? किरण ने सख्त लहजे में कहा, नाम जानने की जरूरत नहीं, बस ये जानने की ये शख्स एक घटिया इंसान है जो मासूम लोगों पर झूठे इल्जाम लगाकर उन्हें जलील करता है। ज़रियाब ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, देखो मैं तुम्हारे ड्रामे के लिए वक्त नहीं रखता। किरण ने गुस्से में करीब रखी एक शॉपिंग बैग की पोटली उठाई जो कीचड़ से भरी थी, सीधा ज़रियाब के सूट पर फेंक दी। कीचड़ का छींटा ज़रियाब के चेहरे और कपड़ों पर फैल गया। रिपोर्टर ने कैमरे की फ्लैश और तेज कर दी। एक बोला, ये तो खबर बन गई। ज़रियाब का चेहरा सख्ती से तन गया, मगर उसने कुछ कहने के बजाय गाड़ी का दरवाजा खोला। किरण ने फिर बुलंद आवाज में कहा, यह है वो बिजनेसमैन जिसे लोग इज्जतदार समझते हैं, मगर अंदर से ये सिर्फ दूसरों की इज्जत खरीदने और बेचने का कारोबार करता है। एक रिपोर्टर ने ज़रियाब की तरफ माइक बढ़ाया, सर आप इस इल्जाम पर क्या कहेंगे? ज़रियाब ने हल्की सी मुस्कुराहट दी, ऐसी बातों पर वक्त जाया नहीं करता, और गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी के दरवाजे बंद होते ही सेक्रेटरी ने ड्राइवर को इशारा किया, लेकिन आसपास का मीडिया हुजूम की सूरत गाड़ी के गिर्द जमा हो चुका था। कुछ रिपोर्टर्स बराह रास्त लाइव कवरेज कर रहे थे। हिना ने घबरा कर किरण का हाथ पकड़ा, किरण अब चलते हैं, ये लोग हमें भी घेर लेंगे। किरण ने आखिरी बार गाड़ी की तरफ देखा और रिक्शे की तरफ बढ़ गई। रिक्शा जैसे ही वहां से निकला, एक रिपोर्टर ने कैमरामैन से कहा, यह तो सनसनीखेज खबर है, बड़े बिजनेसमैन पर कीचड़ फेंका गया, ये वायरल होगी। दोपहर तक ये वीडियो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर चलने लगी। मारूफ बिजनेसमैन पर अवामी रद्द-ए-अमल के उन्वान से हर जगह यही खबर। कुछ लोग किरण के इक़दाम को बहादुरी कह रहे थे और कुछ से बदतमीजी। शाह इंटरप्राइजेस के ऑफिस में माहौल कशीदा हो चुका था। मुलाजिमीन दबे दबे लहजे में बात कर रहे थे। एक ने दूसरे से कहा, सर का गुस्सा आज किसी पर निकलेगा, देख लेना। ज़रियाब अपने केबिन में बैठा टीवी स्क्रीन पर चलती खबर देख रहा था। हर चैनल पर उसके कपड़ों पर कीचड़ फेंकने का मंजर बार बार दिखाया जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफिस में दाखिल हुआ, सर मीडिया के सवालात बढ़ते जा रहे हैं, कुछ जवाब देना होगा। ज़रियाब ने सर्द लहजे में कहा, फिलहाल कुछ नहीं कहना, मगर इस लड़की का पता करो। दूसरी तरफ किरण घर पहुंची तो माँ दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ थी तुम? कॉलेज नहीं गई ना? किरण ने बैग उतारते हुए कहा, माँ आज मैंने बाबा के लिए पहला कदम उठा लिया। माँ के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या किया तुमने? किरण ने इत्मीनान से कहा। ज़रियाब शाह को सबके सामने उसके असल रूप में दिखाया है। माँ ने परेशानी से कहा, बेटी तुम समझती नहीं, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। किरण ने जवाब दिया, मैं भी पीछे हटने वाली नहीं। रात गए सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चल रहा था, किरण एज ज़रियाब। कुछ लोग किरण के हक में वीडियोस बना रहे थे, कुछ ज़रियाब की हिमायत कर रहे थे। किरण ने अपने फोन पर ये सब देखा। हिना ने मैसेज भेजा, आज तुमने वाकई हंगामा मचा दिया। किरण ने जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है अभी। उसकी उंगलियां मोबाइल स्क्रीन पर चल रही थी, मगर जहन में सिर्फ एक ही ख्याल गूंज रहा था, ज़रियाब शाह को मेरे बाबा की बेइज्जती का हिसाब देना पड़ेगा। शाह इंटरप्राइजेस का मेन ऑफिस सुबह के वक्त मामूल से ज्यादा सुनसान लग रहा था। कल की वीडियो का शोर अभी तक मीडिया पर जारी था। हर चैनल पर वही मंजर बार बार चल रहा था। ज़रियाब शाह अपने केबिन में बैठा मुसलसल लैपटॉप स्क्रीन पर खबरें देख रहा था। हर रिपोर्ट में उसका नाम, उसका चेहरा और कपड़ों पर लगा कीचड़ साफ नजर आ रहा था। दरवाजा खुला और मैनेजर फैसल अंदर आया। ज़रियाब ने उस पर नजर डालते ही कहा, फैसल मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ चाहिए, नाम, घर, खानदान, सब, और ये काम आज ही मुकम्मल हो। फैसल ने एहतियात से कहा, सर मीडिया वाले भी इस लड़की को ढूंढ रहे हैं, इसलिए हमें एहतियात करनी होगी। ज़रियाब ने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे एहतियात नहीं, नतीजा चाहिए। जाओ और किसी भी जरिए से उसका डेटा निकालो। फैसल ने फौरन ही अपने नेटवर्क को इस्तेमाल करना शुरू किया।
شہر کے مختلف علاقوں میں اس کے چند لوگ مختلف آفیسز اور کالجز میں جا کر پوچھ گچھ کرنے لگے۔ کچھ گھنٹے بعد اسے ایک اطلاع ملی کہ یہ لڑکی ایک پرائیویٹ کالج میں فرسٹ ایئر کی طالبہ ہے۔ دوپہر کے قریب فیصل واپس آفس آیا، ہاتھ میں ایک فائل۔ سر، یہ رہی مکمل معلومات۔ دریافت نے فائل اٹھائی، صفحہ پلٹتے ہی پہلی تصویر سامنے آئی۔ ایک لڑکی کالج یونیفارم میں، آنکھوں میں عجیب سی چمک۔ نام کرن عارف۔ فیصل نے بتایا، پہچان کے لیے بتا دو کہ یہ عارف صاحب کی بیٹی ہے، وہی جنہیں آپ نے پچھلے ہفتے آفس سے نکالا تھا۔ دریافت نے تصویر سے نظریں ہٹائے بغیر کہا، عارف کی بیٹی؟ پھر ہلکا سا مسکرایا، اب سمجھ آ گیا سب۔ فیصل نے کہا، جی سر، لگتا ہے یہ سب اسی بے عزتی کا بدلہ ہے۔ دریافت نے کرسی پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، بدلہ؟ ٹھیک ہے، بدلے کا جواب بدلے سے دینا آتا ہے مجھے۔ فیصل نے محتاط لہجے میں پوچھا، سر آگے کا کیا پلان ہے؟ دریافت نے جواب دیا، پلان ایسا ہوگا کہ یہ لڑکی خود میرے جال میں آئے گی۔ اس کے بعد میں اسے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اسی وقت دریافت کا فون بجا اور دوسری طرف ایک میڈیا رپورٹر تھا۔ سر، کل کا واقعہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آپ اپنا موقف دینا چاہیں گے؟ دریافت نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، میرا موقف ابھی وقت آنے پر سامنے آئے گا، اور کال کاٹ دی۔ فیصل نے کہا، سر میڈیا کو سنبھالنا ضروری ہوگا، ورنہ یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے۔ دریافت نے جواب دیا، فیصل ابھی میڈیا کو خاموش رہنے دو، پھر اس لڑکی کو قابو میں لانا ہے۔ شام کو دریافت نے اپنے ایک اور قریبی آدمی نعیم کو بلایا۔ نعیم، تمہیں اس کرن کی روزمرہ کی روٹین معلوم کرنی ہے، کہاں جاتی ہے، کس سے ملتی ہے، کالج کے بعد کیا کرتی ہے، سب کچھ۔ نعیم نے کہا، سر صبح ہی ساری تفصیل مل جائے گی۔ دریافت نے سخت لہجے میں کہا، 2 دن نہیں، کل صبح تک۔ اگلے دن صبح نعیم ایک نوٹ بک کے ساتھ حاضر ہوا۔ سر، یہ لڑکی صبح 8 بجے کالج جاتی ہے، دوپہر کو اپنی دوست کے ساتھ بازار یا کبھی سیدھا گھر۔ کالج میں اس کے چند قریبی دوست، جن میں ایک ہینا نام کی لڑکی سب سے اہم ہے۔ دریافت نے نوٹ بک بند کرتے ہوئے کہا، بہت خوب، اب اس کے قریب جانے کا موقع نکالنا ہے۔ فیصل نے کہا، سر سیدھے رابطہ کریں یا کوئی اور طریقہ؟ دریافت نے مسکرا کر کہا، سیدھا نہیں، آہستہ آہستہ، پہلے اس کے والد کو اپنے قریب کرنا ہوگا۔ فیصل نے پوچھا، لیکن عارف صاحب تو؟ دریافت نے بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں وہی، میں ان سے معافی مانگوں گا، نوکری کی پیشکش کروں گا، وہ مجبور ہیں، انکار نہیں کر سکیں گے۔ شام کے وقت محلے کی گلی میں ایک بڑی سیاہ گاڑی آ کر رکی۔ محلے کے بچے کھیلنا چھوڑ وہیں کھڑے ہو گئے، عورتیں کھڑکیوں سے جھانکنے لگیں۔ گاڑی کا دروازہ کھلا تو دریافت شاہ سوٹ پہنے، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ لیے اتر آیا۔ وہ سیدھا عارف کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر اندر سے عارف کی کھانسی کی آواز سنائی دی۔ چند لمحے بعد دروازہ کھلا اور عارف کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ باہر آئے۔ آپ یہاں کیسے؟ دریافت نے فوراً ہاتھ بڑھا کر مسافہ کیا، عارف صاحب، میں ذاتی طور پر آپ سے ملنے آیا ہوں۔ سچ پوچھیں تو پچھلا واقعہ میرے دل پر بوجھ بن گیا ہے۔ عارف نے نظریں جھکا کر کہا، سر گزر گیا جو کچھ۔ دریافت نے بات کاٹ دی، نہیں گزر گیا نہیں کہوں گا، شاید میں نے غلط فہمی میں قدم اٹھایا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دوبارہ آفس جوائن کریں۔ عارف ایک لمحے کے لیے خاموش رہے، پھر کھانسی کو دباتے ہوئے بولے، میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں، ڈاکٹر نے آرام کا کہا ہے۔ دریافت نے ہاتھ میں موجود بیگ آگے بڑھا، یہ کچھ دوائیں ہیں اور ساتھ ہی ایک پرائیویٹ اسپتال کا کارڈ، کل سے آپ کا علاج وہاں شروع ہو جائے گا، سارا خرچ میں برداشت کروں گا۔ اسی وقت اندر سے کرن کی ماں آ کر کھڑی ہو گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دریافت نے نرمی سے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ عارف صاحب دوبارہ اپنے عہدے پر آئیں، ان کی غیر موجودگی میں آفس کو نقصان ہوا ہے۔ کرن کی ماں نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، مگر عارف ابھی بیمار ہے۔ دریافت نے مسکرا کر کہا، بیماری کا علاج میں کروا دوں گا، کام پر واپسی خود بخود ہو جائے گی۔ عارف نے ہلکی آواز میں کہا، میں سوچ کر آپ کو جواب دوں گا۔ دریافت نے بیگ ان کے ہاتھ میں دیا، سوچنے کی ضرورت نہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ وہ الٹے قدم گاڑی کی طرف بڑھا اور محلے کے سب لوگوں کے سامنے گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اندر آتے ہی کرن جو پردے کے پیچھے سب سن رہی تھی ماں کے پاس آئی۔ یہ کیا ڈرامہ تھا؟ ماں نے حیرانی سے پوچھا، کون سا ڈرامہ؟ یہی دریافت شاہ کا اچانک آ جانا، معافی مانگنا، دوائیاں دینا۔ ماں، یہ سب ایک چال ہے، یقین مانو۔ ماں نے گہری سانس لی، بیٹی ہر بات میں شک کرنا ٹھیک نہیں، وہ شاید واقعی پچھتا رہا۔ کرن نے تیزی سے کہا، ماں آپ بھول گئیں کہ اسی نے بابا کی عزت خاک میں ملائی تھی، ایسے لوگ اچانک نیک نہیں ہو جاتے۔ ماں نے کرن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، میں جانتی ہوں، لیکن جب کوئی ہاتھ بڑھائے تو اسے جھٹک دینا بھی تو اچھا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے یہ وقت کا بدلاؤ ہو۔ کرن نے نفی میں سر ہلایا، نہیں ماں، یہ وقت کا بدلاؤ نہیں، یہ اس کے منصوبے کا حصہ ہے۔ رات کو کھانے کی میز پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماں نے عارف سے کہا کہ اگر آپ علاج شروع کروا لیں تو صحت بھی بہتر ہوگی اور نوکری بھی واپس مل جائے گی۔ عارف نے آہستہ سے کہا، کل اسپتال جاؤں گا، دیکھتے ہیں ڈاکٹر کیا کہتے ہیں۔ کرن نے پلیٹ ایک طرف رکھتے ہوئے کہا، میں کل آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ ماں نے فوراً کہا، بیٹی تم کالج جاؤ، تمہاری پڑھائی زیادہ ضروری ہے۔
दूसरी तरफ उसी रात सरियाब अपने ऑफिस में बैठा फैसल से बात कर रहा था। फैसल, कल आरिफ का इलाज शुरू करवा और उससे खास सहूलत दूं। उसे एहसास होना चाहिए कि मैं कितना बदल गया हूँ। फैसल ने पूछा, सर? इसके बाद? सरियाब ने धीरे से कहा, इसके बाद वो खुद किरण को मेरे करीब लेकर आएगा। अगले दिन अस्पताल में आरिफ को चेकअप हुआ और डॉक्टर ने 2 हफ्ते के इलाज का प्लान दिया। अस्पताल का कमरा प्राइवेट था और तमाम अखराजात सरियाब ने पहले ही अदा कर दिए थे। माँ ने आरिफ को देखा और कहा, यह सब देखकर तो दिल मानता है कि सरियाब वाकई बदल गया। शाम को किरण कॉलेज से लौटी तो माँ ने खुशी से कहा कि बेटी, तुम्हारे बाबा का इलाज शुरू हो गया, सब कुछ सरियाब करवा रहा है। किरण ने हैरत और शक के मिले जुले अंदाज में कहा, हाँ, मैंने सोचा था वो इतना जल्दी हाथ नहीं बढ़ाएगा। माँ ने कहा, तुम बस करो, दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। किरण ने जेरे लब कहा, या तो सब ठीक हो जाएगा या सब बिगड़ जाएगा। रात को जब बाकी सब सो चुके थे, किरण खिड़की के पास खड़ी चांद की रोशनी में सोचती रही। उसके जहन में सरियाब का मुस्कुराता चेहरा बार बार आ रहा था। वो तय नहीं कर पा रही थी कि ये चेहरा हकीकत में नरमी लिए हुए था या महज एक नकाब था। 2 हफ्ते बाद आरिफ की तबीयत में खासी बेहतरी आ चुकी थी। अस्पताल से डिस्चार्ज होते ही सरियाब ने उन्हें ऑफिस आने का कहा। उस दिन किरण घर पर ही थी जब आरिफ शाम को वापस आए। उन्होंने आते ही कहा, किरण, सरियाब शाह ने तुम्हारे लिए भी एक तजवीज दी है। किरण ने चौंक कर पूछा, मेरे लिए? हाँ, आरिफ ने संजीदगी से कहा। वो चाहता है कि तुम ऑफिस में उसकी पर्सनल सेक्रेटरी बन जाओ। किरण ने फौरन कहा, बाबा, ये अचानक क्यों? आरिफ ने कहा, उसका कहना है कि तुम ज़हीन हो, काम सीख सकती हो। किरण ने गहरी नजर बाप के चेहरे पर डाली, या फिर उसके कोई और इरादे हैं? आरिफ ने बात बदलते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम ये मौका लो, पढ़ाई के साथ तजर्बा भी हो जाएगा। 2 दिन बाद किरण ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। सुबह सवेरे उसका इस्तकबाल खुद सरियाब ने किया। वेलकम किरण, अब तुम मेरे साथ बराह रास्त काम करोगी? किरण ने मुख्तसर सा जवाब दिया, जी। पहले दिन सरियाब ने उसे फाइल्स तरतीब देने, मीटिंग नोट्स तैयार करने और ईमेल्स चेक करने का काम दिया। दोपहर तक वो अपने केबिन में आता जाता रहा, हर बार मुस्कुरा कर बात करता, कभी पानी पेश करने को कहता तो कभी किसी फोन कॉल का जवाब लिखवाने को। हफ्ते भर में उसने एक आदत बना ली, किरण को बार बार अपने केबिन में बुलाना, कभी किसी झूठी बात के लिए, कभी किसी कागज पर दस्तखत के लिए। एक दिन किरण ने हिना को कॉल पर बताया, पता नहीं क्यों सरियाब शाह जरूरत से ज्यादा बात करता है मुझसे। हिना ने हंसते हुए कहा, हो सकता है वो तुम्हें पसंद करने लगा हो। किरण ने फौरन कहा, पसंद नहीं, कुछ और है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। एक सुबह सरियाब ने फोन करके कहा, किरण, आज शाम तुम्हें एक जरूरी मीटिंग में मेरे साथ जाना है। किरण ने जवाब दिया, सर, शाम को मेरी क्लास है, शायद मुश्किल हो। मैडम सेक्रेटरी, सरियाब ने नीम संजीदा लहजे में कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि हर मीटिंग में मेरे साथ रहो। क्लास कल हो जाएगी। शाम को सरियाब की गाड़ी किरण को लेने आई। वो नेवी ब्लू ड्रेस में गाड़ी में बैठी तो सरियाब ने कहा, बहुत प्रोफेशनल लग रही हो। किरण ने नजरें खिड़की से बाहर रखते हुए कहा, मीटिंग कहाँ है? एक रेस्टोरेंट में, सरियाब ने जवाब दिया, वहां क्लाइंट आ रहे हैं। रेस्टोरेंट पहुंचकर दोनों एक प्राइवेट कॉर्नर में बैठ गए। किरण ने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई, सर, अभी तक कोई क्लाइंट नहीं आया। सरियाब ने मेन्यू कार्ड खोलते हुए कहा, असल में मीटिंग कैंसिल हो गई, लेकिन मैंने सोचा जब निकल ही आए हैं तो लंच कर लेते हैं। किरण ने हिचकिचाते हुए कहा, आपने बताया नहीं पहले। सरियाब ने मुस्कुरा कर कहा, अगर बता देता तो तुम आती। किरण ने चुपचाप पानी का ग्लास उठा लिया। वेटर ऑर्डर लेने आया। सरियाब ने कहा, स्पेशल चिकन पास्ता और जूस। फिर किरण की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सैलेड ले लूंगी, किरण ने मुख्तसर जवाब दिया। खाने के दौरान सरियाब ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात छेड़ी। कॉलेज कैसा चल रहा है? ठीक है, किरण ने जवाब दिया। और ऑफिस का माहौल कैसा लग रहा है? प्रोफेशनल है, जैसा होना चाहिए। सरियाब ने नोट किया कि किरण हर जवाब मुख्तसर देती है, आंखों से मिलने से गुरेज करती है। उसने दिल में सोचा, अभी वक्त है, आहिस्ता आहिस्ता ये रुकावट टूटेगी। रेस्टोरेंट का बिल अदा करने के बाद सरियाब और किरण आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकले। शाम ढल रही थी। सड़क पर ट्रैफिक का शोर और इर्द गिर्द चलते लोग एक आम सा मंजर पेश कर रहे थे। सरियाब की गाड़ी की तरफ बढ़ रहा था जब किरण ने अपने कांधे के करीब से किसी के हंसने की आवाज सुनी। चंद कदम आगे 2 लड़के खड़े थे। एक ने दूसरे के कान में कुछ कहा और दोनों ने किरण की तरफ इशारा करके हंसी छुपा ली। किरण ने नजरें झुकाई और तेज कदमों से चलने लगी, मगर एक लड़के ने बुलंद आवाज में कहा, वाह, क्या स्टाइल है। किरण ने इस जुमले को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर अगले ही लम्हे दूसरा लड़का सामने आकर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही है मैडम, जरा बात तो सुन लीजिए। किरण एकदम रुक गई, दिल की धड़कन तेज हो गई। वो पीछे हटने लगी, लेकिन लड़का आगे बढ़ा। ऐसी खूबसूरती तो इस शहर में कम ही देखने को मिलती है। उसी लम्हे उसकी नजर सरियाब पर पड़ी जो गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला था। किरण ने बगैर कुछ सोचे उसकी तरफ दौड़ लगा दी और उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। सर, वो लोग। सरियाब ने एक नजर किरण पर डाली और फिर मुड़कर देखा। दोनों लड़के अभी भी वहीं खड़े थे, एक दूसरे को धक्के देकर हंस रहे थे। सरियाब आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। तुम लोगों ने अभी क्या कहा था?
اس نے پرسکون مگر سخت لہجے میں پوچھا۔ پہلا لڑکا ہنسا۔ ارے بھائی، مذاق کر رہے تھے؟ زریاب کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ یہ مذاق نہیں، بدتمیزی ہے۔ دوسرا لڑکا بولا۔ کیا کریں گے آپ؟ زریاب نے ایک لمحے میں اس کا کالر پکڑا اور زور سے پیچھے دھکیل دیا۔ پہلا لڑکا آگے بڑھا تو زریاب نے ایک گھونسا مارا۔ دونوں لڑکے سنبھلنے کی کوشش کرتے ہوئے پیچھے ہٹے۔ یہ شہر چھوٹا ہے، دوبارہ نظر نہ آنا، زریاب نے سختی سے کہا۔ لڑکوں نے ہاتھ اٹھا کر معذرت کی اور جلدی سے وہاں سے نکل گئے۔ زریاب واپس کرن کے پاس آیا۔ آپ ٹھیک ہو؟ کرن نے ہلکی سی ہاں میں سر ہلایا۔ جی شکریہ۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت کرن نے محسوس کیا کہ اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی تیز ہے، مگر اب خوف کم اور ایک عجیب سا سکون زیادہ ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر دماغ میں ابھی بھی وہی منظر چل رہا تھا جب زریاب نے بغیر سوچے لڑکوں کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ گاڑی جب کرن کے گھر کے قریب پہنچی تو اس نے کہا، سر شکریہ۔ زریاب نے مختصر سے جواب دیا، ضرورت نہیں، یہ میرا فرض تھا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ماں نے پوچھا، اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ کرن نے کہا، راستے میں کچھ مسئلہ ہو گیا تھا لیکن حل ہو گیا۔ ماں نے فکر سے کہا، کیسا مسئلہ؟ بس کچھ لوگ بدتمیزی کر رہے تھے، کرن نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ماں نے سنجیدگی سے کہا، دیکھا میں کہتی تھی نا یہ دنیا محفوظ نہیں ہے۔ کرن نے خاموشی اختیار کی، مگر دل میں سوچ رہی تھی کہ اگر آج زریاب نہ ہوتا تو صورتحال کیا رخ اختیار کرتی۔ دوسری طرف زریاب آفس پہنچ چکا تھا، فیصل اس کا منتظر تھا۔ سر میٹنگ کی فائل تیار، زریاب نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آج ایک الگ ہی میٹنگ ہو گئی تھی، فیصل نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ زریاب نے مختصر کہا۔ کرن آج اس نے خود آ کر پناہ لی۔ فیصل مسکرایا۔ تو پلان کامیاب ہو رہا ہے۔ زریاب نے سنجیدگی سے کہا، ابھی تو شروعات ہے، لیکن آج میں نے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب نیا تاثر دیکھا۔ رات کو کرن کمرے میں بیٹھی کالج کے نوٹس دیکھ رہی تھی، مگر بار بار ذہن میں زریاب کا وہ لمحہ آ رہا تھا جب وہ لڑکوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کتاب بند کر دی اور کھڑکی سے باہر چاند کی روشنی میں سوچنے لگی، یہ وہی شخص ہے جس پر میں بھروسہ نہیں کرتی، پھر بھی آج میں نے خود کو اس کے پیچھے محفوظ محسوس کیا۔ اگلی صبح کرن نے آفس پہنچتے ہی سیدھا اپنے ڈیسک پر بیٹھنے کے بجائے زریاب کے کیبن کا رخ کیا۔ دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ اندر سے زریاب کی آواز آئی، آ جاؤ۔ کرن نے اندر آ کر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، سر کل کے لیے شکریہ۔ زریاب نے فائل سے نظریں اٹھا کر کہا، کس بات کا شکریہ؟ اس بات کا کہ آپ نے میری مدد کی، کرن نے آہستہ سے کہا، اور جو کچھ میں نے پہلے آپ کے ساتھ کیا اس کے لیے بھی معذرت چاہتی ہوں۔ زریاب نے کرسی سے اٹھ کر میز کے کنارے آتے ہوئے کہا، کرن تم نے جو کیا وہ اپنے والد کے لیے کیا، میں اسے برا نہیں مانتا۔ کرن نے نظریں جھکا لیں، پھر بھی انداز غلط تھا۔ زریاب نے کچھ لمحے خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے کہا، کیا میں تم سے ایک ذاتی سوال کر سکتا ہوں؟ کرن نے سر اٹھایا، جی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تم پسند تو تم کیا کہو گی؟ کرن کے چہرے پر حیرت کا رنگ آیا، سر یہ اچانک؟ زریاب نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، محبت تو اچانک ہی ہوتی ہے، پلان بنا کر نہیں۔ میں تمہیں ایک ساتھی کے طور پر نہیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں۔ کرن نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میں سر آپ کہاں اور میں کہاں؟ زریاب نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، محبت میں مقام یا حیثیت نہیں دیکھی جاتی، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ کرن کے ذہن میں ماضی کے سب واقعات تیزی سے گھوم کر، لیکن پھر اس کی نظر زریاب کے پورا اعتماد چہرے پر ٹھہر گئی۔ آپ سچ بول رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاں، زریاب نے سنجیدگی سے جواب دیا، اور یہ فیصلہ میں نے اچھی طرح سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ کرن نے کرسی کی پشت کو تھامتے ہوئے کہا، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ زریاب نے سر ہلایا، تمہیں جتنا وقت چاہیے لے لو، لیکن جان لو کہ میرا ارادہ صاف ہے۔ دن بھر کرن آفس میں اپنے کام میں لگی رہی، مگر دماغ میں وہی بات بار بار گونجتی رہی۔ ہنا کو کال کی، اگر ایک شخص جس پر تم نے کبھی بھروسہ نہیں کیا تم سے شادی کی بات کرے تو تم کیا کرو گی؟ ہنا نے ہنس کر کہا، اگر وہ تمہارے لیے بدل گیا ہو تو شاید ہاں کر دوں۔ شام کو آفس بند ہونے کے قریب زریاب نے کرن کو دوبارہ اپنے کیبن میں بلایا۔ فیصلہ کر لیا؟ کرن نے گہری سانس لی، اگر آپ کا ارادہ واقعی سچ ہے تو ہاں۔ زریاب کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، لیکن لہجہ نرم رکھا۔ تمہیں پچھتانا نہیں پڑے گا، کرن نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ امید ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ آفس سے نکلتے وقت دونوں کے بیچ عجیب سا سکوت تھا۔ گاڑی میں زریاب نے کہا کہ اب سے تم اکیلی نہیں، تمہاری حفاظت اور خوشی میری ذمہ داری ہے۔ کرن نے نظریں جھکا لی، مگر دل میں ایک نیا احساس جاگ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر کرن خاموشی سے کمرے میں گئی۔ ماں نے دروازے پر آ کر پوچھا کہ آج تم بہت سوچ میں ہو، سب خیریت تو ہے؟ کرن نے بس اتنا کہا کہ ہاں ماں، سب ٹھیک ہے۔ رات گئی کرن بستر پر لیٹی چھت کو گھورتی رہی، دل میں ہلکی سی خوشی اور ساتھ ہی بے چینی تھی۔ اسے یاد آیا کہ چند دن پہلے وہی شخص اس کے لیے سب سے ناپسندیدہ تھا، اور آج اس سے شادی کی بات کر رہا ہے۔ اگلی ہی صبح زریاب نے کرن کو آفس بلایا، دروازہ بند کرتے ہی سیدھا موضوع پر آ گیا۔
मैं चाहता हूँ कि शादी फौरन हो। किरण ने चौंक कर कहा, इतनी जल्दी? हाँ, सरेआब ने इत्मीनान से कहा, मैं नहीं चाहता ये मामला खींचता रहे। और एक बात और, शादी के तमाम अखराजात मैं करूंगा। किरण ने कदरे झिझकते हुए कहा, लेकिन घर वाले? सरेआब ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे वालिदैन से बात मैं खुद करूंगा। उसी दिन शाम को सरेआब अपने वालिदैन के ड्राइंग रूम में बैठा था। उसकी माँ ने हैरानी से पूछा, ये क्या सुन रही हूँ, तुम एक आम सी लड़की से शादी करने जा रहे हो? सरेआब ने संजीदगी से कहा, हाँ, वो आम नहीं, मेरे लिए बहुत खास है। वालिदा ने भवें सुकेड़ कर कहा, बेटा, तुम्हारी तालीम, कारोबार, खानदान, सबका एक मयार है, इसमें ये रिश्ता कैसे फिट होगा? दरियाब ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं अपना मयार खुद तय करता हूँ। माँ ने समझाने की कोशिश की, बेटा, हमारे खानदान में ऐसे रिश्ते लोग बातें करेंगे। सरेआब ने बात काट दी, लोग तो हमेशा ही बातें करते हैं, मैं फैसला कर चुका हूँ। वालिद ने गहरी सांस ली, तो फिर कम से कम वक्त लो। दरियाब ने नफी में सर हिलाया, नहीं, शादी फौरन होगी। अगले दिन दरियाब अकेला किरण के घर पहुंचा। आरिफ और उसकी बीवी ने उसका खैर मकदम किया। आरिफ ने रस्मी अंदाज में पूछा, खैरियत? दरियाब ने मुस्कुराते हुए कहा, जी खैरियत ही है, मैं सीधी बात पर आता हूँ, मैं किरण से शादी करना चाहता हूँ। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छा गई। आरिफ ने हैरत से किरण की तरफ देखा, फिर दरियाब की तरफ। यह अचानक फैसला क्यों? दरियाब ने कहा, मैं उसे पसंद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्द मेरी जिंदगी का हिस्सा बने। किरण की मां ने कदरे हिचकिचाते हुए कहा, बेटी की खुशी सबसे अहम है, लेकिन शादी के अखराजात? दरियाब ने फौरन कहा, इस बारे में फिक्र न करें, सब इंतजाम मैं खुद करूंगा, आप बस दुआ करें। आरिफ ने बेटी की तरफ देखा, किरण, तुम्हारी क्या राय है? किरण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, बाबा, मैं राजी हूँ। माँ ने आहिस्ता से कहा, अगर ये तुम्हारी खुशी है तो हमें भी कोई एतराज नहीं। दरियाब ने इत्मीनान का सांस लिया, तो फिर तय हुआ, शादी की तारीख जल्द रख लेते हैं। अगले चंद दिनों में तैयारियां शुरू हो गईं। जेवरात, कपड़े, हॉल, बुकिंग, सब कुछ दरियाब के लोग संभाल रहे थे। किरण के घर में सिर्फ एक और मेहंदी की छोटी तैयारी हो रही थी। एक शाम हिना किरण के पास आई, तो फिर बीबी साहिबा, दुल्हन बनने की तैयारियां कैसी चल रही हैं? किरण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, सब तेजी से हो रहा है, समझ नहीं आता वक्त कहाँ जा रहा है। हिना ने शरारत से कहा, दरियाब शाह ने दिल जीत लिया तुम्हारा। किरण ने नजरें चुरा ली, बस वो बदल गए हैं। दूसरी तरफ दरियाब के घर में माँ भी इस फैसले से मुतमईन नहीं थी। एक दिन उसने दरियाब से कहा, तुम जिद कर रहे हो, लेकिन याद रखो ये आसान नहीं होगा। दरियाब ने एतमाद से जवाब दिया, अम्मी, मैं जो चाहता हूँ वो हासिल करके रहता हूँ। शादी की तारीख का ऐलान होते ही मोहल्ले में चर्चे शुरू हो गए। क्या वाकई किरण की शादी दरियाब शाह से हो रही है? हर कोई हैरान था। आरिफ के कुछ पुराने दोस्त मिलने आए, मुबारकबाद दी और कहा, ये तो बड़ी बात है, तुम्हारी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। शादी से 2 दिन पहले दरियाब खुद आकर किरण के लिए कीमती जेवरात का सेट दे गया। ये तुम्हारे लिए, उसने कहा। किरण ने हिचकिचाते हुए लिया, शुक्रिया। दरियाब ने नरमी से कहा, शुक्रिया नहीं, ये मेरा हक है तुम पर। शादी का दिन आखिर आन पहुंचा। सुबह से ही हॉल की सजावट, मेहमानों का रश और कैमरों की फ्लैश लाइट्स माहौल को मजीद चमका रही थी। दरियाब ने मेहमानों के बीच बड़े एतमाद से किरण का हाथ थाम रखा था। हर किसी से मुस्कुरा कर मिल रहा था, गोया दुनिया का सबसे खुश दिल दूल्हा हो। स्टेज पर बैठती वो हर तस्वीर में करीब झुककर किरण के कान में बात करता, लेकिन उसके दिल में वही पुरानी आग सुलग रही थी। आज हिसाब बराबर होगा, किरण आरिफ। रुखसती के बाद जब गाड़ी दरियाब के शानदार बंगले के सामने रुकी, तो फूलों से सजे दरवाजे और आतिशबाजी ने सबका इस्तकबाल किया। घर के अंदर कमरा रूसी हर जाविये से दिलकश था। गुलाब की पंखड़ियां, खुशबू, मोमबत्तियों की रोशनी। किरण फूलों के बीच बड़े घूंघट में बैठी थी। दिल में एक अनजानी खुशी और घबराहट थी। कदमों की चाप सुनाई दी, दरवाजा खुला और दरियाब अंदर आया। वो धीरे धीरे चलता हुआ करीब आया। किरण ने दिल की धड़कन संभाले हुए कहा, आप आ गए? मगर जवाब में अचानक एक तेज झटके से उसका घूंघट खींच कर नीचे कर दिया गया। उठो, दरियाब ने सख्त लहजे में कहा। किरण ने चौंक कर पूछा, क्या हुआ? दरियाब की आंखों में गुस्से की चमक थी। ये सब तुम्हारी हकीकत के लायक नहीं। तुम जैसी 2 टके की लड़की मेरे बेड पर बैठने के काबिल भी नहीं। किरण का रंग उड़ गया। आप ये क्या कह रहे हैं? दरियाब ने तंजिया हंसी के साथ कहा, मैं वही कह रहा हूं जो तुम्हें सुनना चाहिए। ये शादी, ये सब एक ड्रामा, सिर्फ इसलिए किया कि मैं तुमसे बदला ले सकूं। किरण की आंखों में आंसू आ गए। बदला? मैंने क्या किया था आपके साथ? तुमने मेरे कपड़ों पर कीचड़ फेंका, मेरे नाम को मीडिया में उछाला और मेरे वकार को मजमे में रौंद दिया। दरियाब ने एक एक लफ्ज जोर देकर कहा, आज मैं तुम्हें सबके सामने अपनी बीवी बनाया, लेकिन हकीकत में तुम सिर्फ मेरी इंतकामी कहानी का एक किरदार हो। किरण के हाथ कांपने लगे। तो ये सब झूठ था?
मोहब्बत, वादे, सब झूठ? जरियाब ने सर्द लहजे में कहा। हाँ, सब झूठ। किरण ने धीरे से कहा, तो फिर अब तुम नीचे जाकर वहीं सोगी जहां नौकर सोते। जरियाब ने इशारा करते हुए कहा। और हाँ, कल सुबह तुम्हें सबके सामने तलाक दूंगा ताकि तुम्हारे बाप को भी पता चले कि अपनी बेटी के किए का अंजाम क्या होता है। किरण ने सदमे से पलकें झपकाईं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कमरे से बाहर निकल गई। जरियाब उसे जाते हुए देखता रहा। उसके चेहरे पर एक सख्त किस्म का इत्मीनान का साया था। नीचे लाउंज के कोने में एक सोफे पर किरण खामोशी से बैठ गई। आंसू उसकी गालों पर बह रहे थे, लेकिन वो आवाज नहीं निकाल रही थी। मेहमान जा चुके थे, घर में सिर्फ करीबी लोग बाकी थे। रात के आखिरी पहर तक वो वहीं बैठी रही, कभी आंखें बंद करके सोचती कि ये सब एक बुरा ख्वाब है, और कभी खिड़की से बाहर खाली आसमान को देखती। ऊपर कमरे में जरियाब बिस्तर पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी। वो बार बार दिल में दोहराता, ये जरूरी था, उसके किए का बदला देना था। फिर कहीं दिल के किसी कोने में एक अजीब सा सुकून और खालीपन उसे एक साथ महसूस हो रहे थे। सुबह सूरज की रोशनी खिड़की के पर्दों से कमरे में दाखिल हो रही थी। दरिया बिस्तर से उठा और सीधा नीचे लाउंज में आया, जहां किरण सोफे पर लेटी थी। उसने करीब आकर कहा, उठो, आज ये सब खत्म करते हैं। कोई जवाब न मिला। दरियाब ने थोड़ा जोर से कहा, किरण सुन रही हो, उठो। फिर भी कोई हरकत ना हो। वो झुककर देखने लगा तो महसूस हुआ कि उसकी सांसें सुस्त हैं, चेहरा सर्द और होंठ खुश्क हो गए। दरियाब ने हिलाया, किरण ये क्या हालत है तुम्हारी? मगर वो बिल्कुल बेहिस थी। उसी लम्हे उसकी नजर सोफे के साथ पड़ी मेज पर गई, जहां एक खाली डब्बी रखी थी, नींद की गोलियों की डब्बी। दरियाब के हाथ कांप कर, या अल्लाह, ये तुमने क्या कर डाला? उसने फौरन झुककर उसकी नब्ज चेक की। धड़कन कमजोर थी मगर मौजूद थी। एक लम्हा भी जाया किए बगैर उसने किरण को बाजू में उठाया और बाहर की तरफ भागा। गाड़ी का दरवाजा खोल कर उसे एहतियात से बिठाया, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर पूरी रफ्तार से अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में बार बार उसका ध्यान किरण के चेहरे पर जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता खुद से कह रहा था, नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी सांसें चल रही हैं, बस अस्पताल पहुंच जाए। अस्पताल पहुंचते ही उसने इमरजेंसी में दाखिल होकर अमले को आवाज दी, डॉक्टर फौरन आओ, ये नींद की गोलियां खा गई। नर्सें और एक डॉक्टर फौरन स्ट्रेचर लेकर आए। किरण को उस पर लिटाया गया। डॉक्टर ने कहा, कितनी देर पहले खाई है? जरियाब ने परेशान लहजे में कहा, पता नहीं, शायद रात को। डॉक्टर ने हुक्म दिया, मैदा फौरी तौर पर वॉश करना होगा, जल्दी। जरियाब बाहर खड़ा शीशे के पार देख रहा था। दिल की धड़कन काबू में नहीं आ रही थी। कल रात के अपने अल्फाज याद आते ही उसके अंदर एक चुभन सी महसूस हुई, ये सब मेरी वजह से हुआ। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आया। मैदा वॉश कर दिया गया है, मगर अभी खतरा टला नहीं, अगले 12 घंटे अहम है। जरियाब ने फौरन पूछा, मैं उसे देख सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, अभी वो नींद बेहोशी में है। जरियाब करीबी कुर्सी पर बैठ गया। उसके जहन में किरण की हंसती मुस्कुराहट और कल रात का उसका रोता चेहरा दोनों एक साथ आ रहे थे। वो धीरे से खुद बोला, मैं नफरत का खेल खेल रहा था और दिल में मोहब्बत जाग उठी। क्यों? इसी दौरान फैसल की कॉल आई, सर आप कहाँ? आज ऑफिस में। जरियाब ने बात काट दी, फैसल में अस्पताल में हूँ। किरण, उसने नींद की गोलियां खा ली। फैसल चौंक गया, क्या? सर आप परेशान ना हो, मैं अभी आ रहा हूँ। 2 घंटे गुजर गए। हर मिनट जरियाब के लिए तवील महसूस हो रहा था। वो एक बार नर्स के पास गया। अब कैसी? नर्स ने कहा, बेहतर है, लेकिन अभी भी बेहोश है। दरियाब अस्पताल के छोटे से नमाज के कमरे में गया, वुजू किया और मुसल्ले पर बैठकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, अगर मुझसे गलती हुई है तो माफ कर दे, इसे मेरी जिंदगी से ना ले जा, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस इसे महफूज रख। वापस आकर वो किरण के बेड के करीब खड़ा हो गया। ऑक्सीजन मास्क लगे चेहरे पर भी वो पहले जैसी ही लग रही थी, बस आंखें बंद थी। दरियाब ने धीरे से उसका हाथ थामा, किरण मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। उसी लम्हे से अपनी सोचों में वो सब बदलता नजर आया जो पिछले हफ्तों में हुआ था। बदले की आग की जगह एक नर्म एहसास आ रहा था। उसने दिल में फैसला किया कि अगर ये बच गई तो मैं कभी से तकलीफ नहीं दूंगा। कमरे की खामोशी में सिर्फ मशीनों की बीप की आवाज थी। जरियाब ने उसके माथे के करीब झुककर आहिस्ता से कहा, जागो, प्लीज जागो। रात का आखिरी पहर था। अस्पताल की खिड़की से हल्की सी हवा आ रही थी। कमरे में किरण नींद बेहोशी में थी और जरियाब उसके बेड के पास बैठा था। उसकी नजरें बार बार किरण के चेहरे पर जा रही थी। दिल में एक ही दुआ थी कि या अल्लाह, अगर तूने इसे बचा लिया तो मैं कभी इसे दुख नहीं दूंगी। दरियाब ने धीरे से उसका हाथ थामा, किरण मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन अब एक मौका दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। सुबह की रोशनी कमरे में दाखिल हो रही थी।
جب کرن کی پلکیں لرزیں، نرس نے آہستہ سے کہا مسٹر زریاب وہ ہوش میں آ رہی ہیں۔ زریاب فوراً جھک کر قریب ہوا۔ کرن کرن سن سکتی ہو؟ کرن نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، چہرے پر کمزوری تھی مگر نظر سیدھی زریاب پر جا کر ٹھہری۔ آپ یہاں؟ ہاں، زریاب نے نرمی سے کہا، اور کہیں نہیں جاؤں گا۔ کرن نے مدھم آواز میں پوچھا، کیوں؟ آپ تو کل سب ختم کرنا چاہتے تھے۔ زریاب نے گہری سانس لی، ہاں، لیکن جب تمہیں اس حالت میں دیکھا تو لگا یہ سب میری غلطی ہے۔ میں نے نفرت میں اندھے ہو کر تمہیں تکلیف دی، لیکن دل کے کسی کونے میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ کرن کی آنکھوں میں حیرت اور تھکن کا ملا جلا تاثر تھا۔ محبت یا ایک اور چال؟ نہیں، زریاب نے فوراً کہا، یہ سچ ہے۔ شاید میں خود بھی نہیں جانتا کہ کب تم میرے لیے اہم ہو گئی۔ کرن نے نظریں ہٹائیں، تو پھر آپ نے وہ سب کیوں کہا؟ شادی صرف بدلہ تھا اور یہ سب کھیل تھا؟ زریاب نے دھیرے سے کہا، کیونکہ میں اپنی انا میں ڈوبا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ تمہیں تکلیف دے کر میں جیت جاؤں گا، لیکن جب تم نے اپنی جان دینے کی کوشش کی مجھے لگا کہ میں سب ہار چکا ہوں۔ کرن خاموش رہی، کمرے میں صرف مشینوں کی آواز گونج رہی تھی۔ کچھ لمحوں بعد زریاب نے کہا، مجھے معاف کر دو، ایک بار میں وعدہ کرتا ہوں اب کبھی تمہیں نہیں رلاؤں گا۔ کرن نے آہستہ سے کہا، معافی آسان نہیں ہوتی، لیکن میں زندہ ہوں اور شاید اس کا مطلب ہے کہ ابھی فیصلہ باقی ہے۔ اگلے دن سے زریاب نے اسپتال کے سارے معاملات خود سنبھال لیے، دوائیاں، رپورٹس، ڈاکٹر سے ملاقات، سب کچھ وہ خود کرتا۔ نرس نے ایک دن ہنستے ہوئے کہا، مسٹر زریاب آپ تو جیسے ہمارے مستقل ممبر بن گئے ہیں۔ زریاب نے مسکرا کر جواب دیا، جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جائے یہیں رہوں گا۔ کرن آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگی۔ ڈاکٹر نے کہا 2-3 دن میں ڈسچارج کر سکتی ہیں، لیکن مکمل آرام ضروری ہے۔ زریاب نے فوراً کہا، گھر پر میں سب کا خیال رکھوں گا۔ ڈسچارج کے دن زریاب خود اسے گاڑی میں لے کر آیا۔ راستے میں خاموشی رہی مگر ایک عجیب سی نرمی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر پہنچ کر زریاب نے سب کو کہا، اب اس کا ہر خیال رکھا جائے گا۔ کرن کی ماں نے شکریہ ادا کیا، بیٹا تم نے جو کیا اس کا قرض ہم نہیں اتار سکتے۔ زریاب نے کہا کہ امی یہ قرض نہیں، میرا فرض ہے۔ گھر میں کرن کے لیے اوپر والے کمرے کو آرام دہ بنایا گیا، نرم بستر، تازہ پھول اور کھڑکی کے پاس ایک آرام دہ کرسی۔ زریاب روز صبح ناشتہ اسی کے کمرے میں لے کر آتا۔ یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ کرن نے ایک دن پوچھا۔ زریاب نے آہستہ سے جواب دیا، کیونکہ اب تم میری سب سے بڑی ذمہ داری اور سب سے بڑی خوشی ہو۔ کرن کی صحت مکمل طور پر سنبھل جانے کے بعد زریاب نے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک اعلان کر دیا کہ اب ولیمہ ہوگا اور اس بار سب کچھ دھوم دھام سے ہوگا۔ کرن نے چونک کر پوچھا، کیا واقعی؟ زریاب نے مسکرا کر کہا، ہاں، تاکہ دنیا دیکھے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہیں۔ تیاریوں کا سلسلہ فوراً شروع ہو گیا، بڑے ہال کی بکنگ، ڈیکوریشن، مہمانوں کی فہرست، سب کچھ زریاب نے خود سنبھال لیا۔ کرن کے لیے خاص ڈریس ڈیزائنر سے بنوایا گیا۔ ولیمے کے دن ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا، پھولوں کی خوشبو اور موسیقی کے ساتھ ہر طرف مہمانوں کی چہل پہل تھی۔ زریاب اور کرن سٹیج پر بیٹھے ایک دوسرے کی طرف مسکرا رہے تھے۔ ایک قریبی دوست نے آ کر کہا، بھائی لگتا ہے آج کے بعد آپ دونوں کی کہانی میں صرف خوشیاں ہیں۔ زریاب نے جواب دیا، یہی دعا ہے۔ تقریب کے دوران زریاب جھک کر کرن کے کان میں بولا، آج کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی نہیں رلاؤں گا۔ کرن نے مسکرا کر کہا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ فنکشن کے بعد دونوں گھر واپس آئے۔ کرن تھکی ہوئی تھی مگر خوشی چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ زریاب نے کہا، یہ خوشی ہمیشہ برقرار رہے گی۔ کرن نے جواب دیا، جب تک ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ وقت گزرتا گیا، 1 سال بعد ان کی زندگی میں ایک نیا باب کھلا، بیٹے کی پیدائش۔ ہسپتال کے کمرے میں زریاب نے ننھے بچے کو پہلی بار گود میں لیا تو آنکھوں میں نمی آ گئی۔ یہ میرا شہزادہ ہے، اس نے کہا۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا، ہمارا شہزادہ۔ گھر آ کر سب نے بچے کا نام رکھا۔ دادی نے پیار سے کہا، یہ تو ہمارے خاندان کا چاند ہے۔ زریاب اکثر بیٹے کو گود میں لے کر دیر تک بیٹھا رہتا ہے اور کرن کو چھیڑتے ہوئے کہتا، اب تمہاری ساری توجہ مجھ سے ہٹ کر اس پر ہو گئی ہے۔ کرن مسکرا کر جواب دیتی، حسین مقابلہ ہے، تمہارے بیٹے سے جیتنا آسان نہیں۔ زریاب ہنستے ہوئے کہتا، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ تمہاری پہلی ترجیح ہمیشہ میں رہوں۔ کبھی کبھار وہ تھوڑا پوزیسو بھی ہو جاتا۔ ایک دن کرن بچے کے ساتھ کچن میں مصروف تھی تو زریاب آ کر بولا، ہم نے آج میرے ساتھ بیٹھ کر بات بھی نہیں کی۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا، بیٹا سارا دن رو رہا تھا، اب تم بھی شروع ہو گئے۔ زریاب نے شرارت سے کہا، ہاں، کیونکہ میں بھی تو تمہاری توجہ چاہتا ہوں۔ یہ شوخ مزاج ان کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ گھر ہنسی، بچوں کی کلکاریاں اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں سے بھر گیا۔ ایک شام بالکنی میں بیٹھے زریاب نے کرن کا ہاتھ تھاما، یاد ہے وہ دن جب ہم ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن تھے؟ کرن نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، یاد ہے، اور یاد ہے وہ دن بھی جب تم نے سب کچھ بدل دیا تھا۔
दरियाब ने संजीदगी से कहा, तुमने मुझे बदल दिया था किरण। अगर तुम ना होती तो शायद मैं आज भी बदले की आग में जल रहा होता। किरण ने धीरे से कहा, और अगर तुम ना होते तो शायद मैं कभी ये न जान पाती कि जिंदगी दूसरा मौका भी दे सकती है। नीचे खेलता बेटा दोनों को देखकर मुस्कुराया, जैसे आप मासूम मुस्कुराहट उनके दरमियान मौजूद मोहब्बत को मजीद गहरा कर रहा था। रात को सोने से पहले दरियाब ने किरण को बाजुओं में भर लिया। ये जिंदगी, ये घर, तुम और हमारा बेटा, ये सब मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। किरण ने जवाब दिया, और तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। ये उनकी कहानी जो नफरत और बदले से शुरू हुई थी, मोहब्बत और सुकून पर खत्म हुई। इनके दरमियान अब सिर्फ एक अहद था, साथ चलने का, चाहे हालात जैसे भी हों।